नाउ दिस इज पेज नंबर 1। इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो अपन ने पहले लेक्चर में किए थे। अपन ने ये पढ़ा बेटा कि फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ में अपन ने ये पढ़ा है कि सम ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, या फिर टोटल लीनियर मोमेंटम, है ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, या फिर इसी को आप मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देते हो, इफ मास इज कांस्टेंट, बदल नहीं रहे तो इफ यहां पे कंडीशन में लिख दूं, इफ सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा तो क्या क्या कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इट इज ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला ये टॉपिक चल रहा है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये dt अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कैसा जाएगा आपका, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इज अ कंजर्व क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी मिलेगी आपको, कंजर्व क्वांटिटी मिलेगी। मतलब जो टोटल लीनियर मोमेंटम है ऑफ सिस्टम या बॉडी, ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। और ये चेंज नहीं होगा तो आप क्या लिखते हो, टोटल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ये इक्वल होता है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 आएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में दो केस यहाँ पे आपके जनरेट होंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आइदर velocity of center of mass remains constant, और या फिर जो velocity of center of mass है वो 0 है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है तो ये दो केस यहाँ पे बनेंगे, आइदर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का वो 0 है। मतलब आपके जो कोऑर्डिनेट हैं, so displacement of center of mass along x-axis is 0, displacement of y center of mass is 0, and displacement of z center of mass is 0। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये कंडीशन है, अगर किसी सिस्टम पे या किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये केसेस उस पे जनरेट होते हैं। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, यस। now this is center of mass। देखो अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हम ले रखे हैं। Now this is पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में अभी देखो एक एग्जांपल में ये ले रहा हूं यहाँ पे, इस पे ये एक प्लैंक यहाँ पे रखा हुआ है,
ये एक प्लैंक आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है। सपोज दिस इज द प्लैंक, और अगर मान लो मैं यहाँ पे व्हील लगा दूं और ये पूरा स्मूथ सरफेस पे ये रखा हुआ है, ये सरफेस कैसा ले लिया मैंने यहाँ पे, दिस इज द स्मूथ सरफेस, और इसकी जो लेंथ है, और यहाँ पे एक किनारे पे एक पर्सन को मैंने खड़ा कर दिया, इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये पर्सन यहां से चलकर इधर आता, देखो ये सरफेस रफ है जिसपे ये पर्सन चल रहा है, लेकिन ये जो प्लैंक है ना, ये जिसमें व्हील लगे हुए स्मूथ सरफेस है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बना देता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस पे ये प्लैंक रखा हुआ है। अगर मान लो ये पर्सन यहां से चलकर इधर आता है, दिस सरफेस इज रफ, ठीक है। अगर ये पर्सन यहां से चलकर इधर आएगा तो ये प्लैंक अपनी जगह पर ही रहेगा कि ये किधर मूव करेगा? अगर ये पर्सन यहां से चल के इधर आता है तो ये जो प्लैंक है ये कैसा होगा? पीछे की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं अगली सिचुएशन, मान लो ये पर्सन यहां से प्लैंक के ऊपर L डिस्टेंस चल के आता है, तो जो प्लैंक है ये भी पीछे रिकॉइल होकर आएगा, एंड ये कितना रिकॉइल होगा हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ये पर्सन प्लैंक के ऊपर यहां से स्मॉल L डिस्टेंस चला, तो ये जो प्लैंक है यहाँ पे पीछे कितना रिकॉइल हुआ, यहाँ पे x रिकॉइल होगा। और इसमें अगर हम देखें तो पर्सन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो सामने की तरफ लग रहा है, दिस इज द फ्रिक्शन ऑन पर्सन मैन बाय प्लैंक, और इस पे प्लैंक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, जिसके कारण ये पीछे की तरफ आ रहा है, दिस इज फ्रिक्शन ऑन प्लैंक बाय मैन। इसको आप प्लैंक बोल सकते हो या ट्रॉली आप इसको बोल सकते हो। तो इस सिस्टम में देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसको देयरफॉर यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स along horizontal direction is zero। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एंड इनिशियली ये मान लो रेस्ट पे है, या फिर आप रेस्ट पे नहीं भी मानोगे, ये चलते हुए इधर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं है। कौन से डायरेक्शन पे नहीं है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एंड इनिशियली ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है। अब ये चल के यहाँ पे पहुंच गया एंड फाइनली ये फिर से रुक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना? 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। और क्योंकि पहले से ये रेस्ट पे था पूरा सिस्टम, तो सिंस यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये भी कितना रहेगा? 0, क्योंकि पहले से पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे था। सो देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा? 0। आप इस डायरेक्शन को क्या ट्रीट कर लो? x ट्रीट कर लो। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास along x डायरेक्शन इज आल्सो इक्वल्स टू 0। मतलब x डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, x डायरेक्शन में इस पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है ये मिलके 0 आएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आप लिखते हो। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूं तो डेल्टा x सेंटर ऑफ मास विल बी m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर बेटा ये टर्म 0 है तो फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो आप इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा x सेंटर ऑफ मास ऑफ डेल्टा x cm ऑफ मैन एंड प्लस डेल्टा x ऑफ प्लैंक, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा? दोनों का सम यहाँ पे किसके इक्वल मिलेगा? आपको 0 के इक्वल मिलेगा। तो देखो
मैन यहां से यहां तक चला है, तो मैन का और प्लैंक पीछे रिकॉइल हो गया। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन? ये मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 1 मिनट। यहाँ पे आप मास ऑफ मैन और मास ऑफ प्लैंक आप लिखोगे तो ये है यहाँ पे स्मॉल एम इंटू प्लस ये यहाँ पे कैपिटल एम है। ये टर्म के थ्रू हमने लिखा, क्योंकि डेल्टा एक्स सी एम का जो टर्म है ये आएगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा m, और राइट साइड का डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन? ग्राउंड से देखने पे मैन का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, सो इट इज l माइनस एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन पे, प्लस कैपिटल M इंटू प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हुआ, इट इज माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं यहाँ पे, तो इट इज m इंटू एल माइनस एम एक्स एंड माइनस कैपिटल एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। रीअरेंज कर लेते, ये उधर चला गया, एम एल इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विल बी ml डिवाइडेड बाय स्मॉल m या कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ पे किसका? प्लेन का। तो अगर ये स्मूथ सरफेस पे एक ट्रॉली के ऊपर खड़ा और ये ट्रॉली पे ये पर्सन अभी रेस्ट पे, ट्रॉली भी रेस्ट पे, और ये चल के L डिस्टेंस चल के अगर यहाँ पे आता है, तो जो ट्रॉली है वो पीछे कितनी रिकॉइल होगी? x, एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर वो पर्सन ट्रॉली के ऊपर v वेलोसिटी से चलता है, तो ट्रॉली कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ रिकॉइल होगी? ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे पेज नंबर 3 पे आता हूं मैं। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बना देता है, बट उसको आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है, फिर ये सेम क्वेश्चन now this is page number 3। ये है पेज नंबर 3। कभी कभी क्वेश्चन बेटा इस तरह से भी बनता है इसमें कि एक ये ट्रॉली ले सकते हैं अपन, या प्लैंक ले सकते हैं। यहाँ पे दिस इज द ट्रॉली, और ये ट्रॉली यहाँ पर स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है। दिस इज ऑन स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, एक पर्सन इस ट्रॉली पे इस डायरेक्शन पे चल रहा है यार। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वी आर वेलोसिटी से इधर चल रहा है। तो जो ट्रॉली है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होगी, ये ट्रॉली पीछे की तरफ रिकॉइल होती। पहले तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, मान लो पहले ये पर्सन आपका रेस्ट पे ट्रॉली के ऊपर, और फिर ये ट्रॉली पे चलता है यहाँ पे, मतलब अभी ये दोनों रेस्ट पे है, अभी ये पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे है। बट दिस सरफेस इज द रफ सरफेस जिसपे पर्सन चल रहा है ट्रॉली के ऊपर, एंड देयर आफ्टर ये जो पर्सन है ना ट्रॉली पे ये चलना चालू करता है, ये ट्रॉली भी अभी रेस्ट पे। अब ये पर्सन ट्रॉली के ऊपर वी आर वेलोसिटी से चलता है। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पे वी आर वेलोसिटी से चलता है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ट्रॉली भी पीछे की तरफ रिकॉइल होती वी वेलोसिटी से। मतलब समझ गए कि नहीं सिचुएशन? अभी ये ट्रॉली के ऊपर रेस्ट पे, और फिर ये ट्रॉली के ऊपर चलता है, तो ट्रॉली क्या होती है? पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। तो ट्रॉली कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ रिकॉइल होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखोगे इस पे, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन मैन बाय ट्रॉली, एंड ट्रॉली पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ट्रॉली बाय मैन। मतलब ये दोनों फोर्स आपके इंटरनल फोर्सेस हो गए। तो आपका सिस्टम इससे मिलकर बन गया, ये सिस्टम हो गया यहाँ पे। दिस इज द सिस्टम।
तो ट्रॉली प्लस मैन इज द सिस्टम, और इस सिस्टम पे देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो लीनियर मोमेंटम इसका कंजर्व होगा, इसका मास m, इसका मास कैपिटल M, सिंस नेट external force along horizontal direction is zero, so therefore initial linear momentum along horizontal direction is equals to final linear momentum along horizontal direction of the system। और सिस्टम किससे मिलकर बना, यहाँ पे ट्रॉली और मैन से मिलकर सिस्टम बना। तो पहले दोनों रेस्ट पे, तो कैपिटल M इंटू जीरो प्लस स्मॉल m इंटू जीरो, एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखते हैं अपन, ग्राउंड फ्रेम से लिखते रहता है। तो पर्सन का मास कितना है, स्मॉल m। अभी मान लो ये पर्सन ट्रॉली पे इस साइड पे ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, पीछे की तरफ ट्रॉली मान लो 2 मीटर पर सेकंड से रिकॉइल होती है। तो ग्राउंड से जब आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कितने दिखेगी, 10 - 2 दिखेगी ना। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ मैन इट इज vr माइनस v, समझ गए, 10 - 2 ग्राउंड फ्रेम से, एंड प्लस ट्रॉली के लिए आ जाएगा m इंटू माइनस v, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसका मोमेंटम आप इस तरह से लिखोगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका 0 m इंटू वी आर माइनस स्मॉल m इंटू v, एंड देन अगेन माइनस कैपिटल M इंटू v। इसको रीअरेंज कर देते, ये दोनों टर्म कॉमन हो गए आपके, तो m इंटू वी आर माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v इक्वल्स टू 0। और इसको मैं इधर ले आऊं ट्रांसपोज करके, तो ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी आपकी, यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली v विल बी गिवन बाय m इंटू वी आर होल डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये v वेलोसिटी ये आएगी ट्रॉली की, इस वेलोसिटी से ये ट्रॉली क्या होगी, पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Yes, sir. एंड देखो अभी ये पूरा सिस्टम आपका यहाँ पे रेस्ट पे, एक और क्वेश्चन इस टाइप का बनता है यहाँ पे। Now this is page number 4, ये पेज नंबर 4 है। देखो पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे ये अगला क्वेश्चन फिर से ले रहा हूं मैं। यहाँ पे ये एक ट्रॉली है, और ट्रॉली अभी ये ट्रॉली रेस्ट पे है, और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, ये अभी रेस्ट पे है। एंड ये नीचे का जो सरफेस है ना, ये स्मूथ सरफेस है। और अब यहाँ पे जो कंडीशन आती है, ये जो पर्सन है ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ जंप लगाता है। नाउ ही इज जंप ऑफ द ट्रॉली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी vr। तो यहाँ पे नाउ पर्सन जंप फ्रॉम द ट्रॉली with speed या velocity, jump from the trolley in horizontal direction, with velocity vr with respect to ट्रॉली के रिस्पेक्ट में vr वेलोसिटी से आगे की तरफ जंप लेता है। तो ट्रॉली पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, दिस इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। समझ गए? तो ट्रॉली का मास कैपिटल M, पर्सन का मास स्मॉल m।
तो ट्रॉली की बेटा रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी आपको ये बताना है। तो जब ये जंप ले रहा है तो जंप देखो ये जस्ट आफ्टर जंप, दिस इज जस्ट आफ्टर जंप एंड दिस इज जस्ट बिफोर जंप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब ये जंप ले रहा है ना तो ड्यूरिंग जंप ये आएगा कि ये ट्रॉली पे फोर्स पीछे लगाएगा और ट्रॉली इस पे फोर्स किधर लगाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लगाएगी। ये बिल्कुल वैसी कंडीशन हो गई जैसे अपन ने गन बुलेट सिस्टम यहाँ पे किए थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये इट इज नॉट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। तो अगर हम इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है, इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं अभी, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम इसको लिखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। 1 मिनट बेटा। ये भी गन बुलेट सिस्टम जैसा हो गया, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है पर्सन की वो किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है, यहाँ पे ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दी हुई है। तो आप ट्रॉली को गन समझ लो, इसको बुलेट समझ लो, तो बिल्कुल वैसे ही केस बन गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन इसका कैसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, since net external force along horizontal direction is zero, so therefore total linear momentum just before jump and that is equals to total linear momentum just after jump। आप कंडीशन लगा दो, ड्यूरिंग जंप मैंने सिचुएशन नहीं ड्रॉ किया है, ठीक है, ड्यूरिंग जंप के लिए। अब हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन मतलब ये पूरा जो कैलकुलेशन ये अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर जंप m into 0 प्लस स्मॉल m into 0 एंड टोटल लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर जंप अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो m into, देखो इसकी वेलोसिटी है vr, लेकिन ग्राउंड से देखने पे देखो v से ये पीछे रिकॉइल हुआ और vr से ये आगे गया ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड से देखने पे आपको देखेगा वी आर माइनस वी एंड प्लस कैपिटल एम इंटू माइनस वी, क्योंकि ट्रॉली जो है ना ये पीछे की तरफ आ रही है इसलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0 एंड इट इज m इंटू वी आर माइनस एम इंटू स्मॉल v माइनस एम इंटू वी। तो अगर मैं रिकॉइल स्पीड निकालू यहाँ पे तो इट इज m इंटू वी आर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m। दिस इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। लिए सर। हाँ, ये समझ गए। एक और सिचुएशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। Now this is page number 5। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखो, यहाँ पर आपने एक 2 ब्लॉक लिए और इनको आपने स्मूथ सरफेस पे रख दिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज K और अभी जो स्प्रिंग है ये अनस्ट्रेस्ड कंडीशन पे ले सकते हो। और नाउ इसको आपने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंपार्ट कर दिया v1 और इसको वेलोसिटी इंपार्ट कर दिया आपने v2। ठीक है, दोनों का जो मास है, इसका मास है m1, इसका मास है m2 और ये आपका अभी कहाँ पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है। तो ये जो कंडीशन है जस्ट बिफोर, मतलब आपने नेचुरल लेंथ पे रखा, दोनों को इस तरह से वेलोसिटी दिया आपने, इंपल्सिव फोर्स v1 और v2 एंड देयर आफ्टर फिर ये स्प्रिंग को क्या करते जाएंगी, कंप्रेस करते जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगली कंडीशन में स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती जाएगी बट अभी हमें नहीं पता कि ये कितनी हो रही है।
इनकी वेलोसिटी कुछ रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कंडीशन लिख रहा हूं मैं, जस्ट दिस इज द कंडीशन जस्ट व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड मैक्सिमम। इसमें मैं एक टर्म ले लेता हूं यहाँ पे, V2 इज लेस देन V1, मतलब V1 की वैल्यू ज्यादा, V2 की वैल्यू कम है। तो ओवरऑल ये जो दोनों ब्लॉक हैं, ये V वेलोसिटी से इसकी जो वेलोसिटी आएगी V1 और इसकी वेलोसिटी ये इक्वल हो जाएंगी। ये कब की कंडीशन है, व्हेन स्प्रिंग एट मैक्सिमम कंप्रेस्ड। तो यहाँ पे स्प्रिंग मैक्सिमम जब कंप्रेस्ड हो जाएगी तो दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, और दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है V1 डैश इज इक्वल्स टू V2 डैश इज इक्वल्स टू V। अदरवाइज अगर स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड नहीं हुई है तो दोनों की वेलोसिटी कुछ आएंगी, अलग अलग रहेंगी। बट यहाँ पे जब तक कंप्रेशन हो रहा है, दिस इज द कंडीशन, कंप्रेस्ड कंडीशन, बट इट इज नॉट द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इसकी वेलोसिटी V1 डैश है, इसकी वेलोसिटी V2 डैश है। और इसको एक काम करते हैं अपन, ये ले लिया मैंने U1 एंड इसको ले लिया मैंने U2, बट इट इज U1 इज लेस देन U2। तो जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होती है तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन में दोनों बॉक्स एक जैसी वेलोसिटी से चलेंगे और एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप उसको मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन अज्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से, उस मूवमेंट पे सेम वेलोसिटी से चलेंगे। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, बट इस मूवमेंट पे ये दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे। तो इक्वेशन देखो, इस पूरे सिस्टम पे स्प्रिंग और दोनों ब्लॉक को आपने सिस्टम मान लिया और सरफेस आपकी स्मूथ है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम पे नेट फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि ये वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, इस पे इधर फोर्स लगाएंगे, और ये पूरा आपका इंटरनल फोर्सेस यहाँ पर हो गए। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे आपका 0 के इक्वल हो गया। सो देयरफॉर वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम as well as what is the initial velocity of center of mass. So initial velocity of center of mass, it is m1 u1 plus m2 and minus u2 divided by, क्योंकि इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है तो ये प्लस m1 प्लस m2 एंड व्हाट इज, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट, और VCM की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे UCM की इक्वल रहेगी। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मूविंग विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी हियर। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल यूज कर लो, तो m1 into u1 प्लस m2 into माइनस u2। आप इस कंडीशन को नहीं लिख रहे, आप फाइनल कंडीशन को लिखते हैं m1v प्लस m2v। तो इससे इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगी, इट इज m1 प्लस m2 into v। तो जो कॉमन वेलोसिटी आ रही है इट इज m1 u1 एंड माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये किस वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं ये यहाँ पे आपको पता चल गया। और कितना मैक्सिमम कंप्रेशन है ये अगर आपको निकालना है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल आप यूज कर लो, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 प्लस m2 into v स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k into x मैक्सिमम का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये है, यहां से v की वैल्यू पता चल जाएगी, u1 एंड u2 आर ऑलरेडी गिवन, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन हम इस तरह का ले रहे हैं यहाँ पे, इस पे सेंटर ऑफ मास के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पे मान लो
ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन लिया मैंने, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये है वर्टिकल डायरेक्शन और ये है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बॉल को आपने, या बॉल या फिर बॉम्ब है या सेल है, इसको थीटा डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जिसका मास m है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर ये दो टुकड़ों में टूट जाती है। तो एक्चुअली जो सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द सेंटर ऑफ, दिस इज द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास आपका ऐसा चलेगा और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है इसकी, दिस इज vx is equals to u cos theta, एंड नाउ ये दो टुकड़ों में टूट जाता है यहाँ पे। तो मान लो इसका एक जो टुकड़ा है वो यहाँ कहीं पे गिरता है और दूसरा टुकड़ा यहाँ कहीं पे गिरता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? ये जो दूसरा पीस है वो यहाँ पे आ गया, एक फर्स्ट पार्ट इधर पे, तो इसका मास हो गया m1, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, इसका मास हो गया यहाँ पे m2। तो एक्चुअल में जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे ही चलेगा यहाँ पे, और जिसको आप रेंज बोलते हो, और रेंज का जो फार्मूला होता है दिस इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g के इक्वल। तो एक पार्टिकल मान लो x1 डिस्टेंस पे आ गया और ये दूसरा पार्टिकल कहाँ पे x2 डिस्टेंस पे है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर इसमें एक्सप्लोजन हुआ और दो पार्ट में ये टूट गया, तो भी देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो एज इट इज अपने पाथ को फॉलो करेगा, और सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय रेंज। और फिर आप फार्मूला यहाँ पे लगा दो, सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप इसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर लो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। तो आप सीधे सीधे इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे, जो r वैल्यू है, दिस r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो जो सेंटर ऑफ मास है इसको आप डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पे इक्वेट करके कैलकुलेशन कर लोगे, एंड यहाँ पे m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m के इक्वल है। ये डेटा भी आपके पास गिवन है क्योंकि इसका मास m था। यहाँ पे एक्सप्लोजन के बाद ये दो पार्ट में यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और यहाँ पर की जो कंडीशन आएगी कि भाई जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इनके मास कैसे, इनकी जो वेलोसिटी है किस टाइप की आएगी, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ये कंडीशन है जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, और एक कंडीशन आएगी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। तो इट इज m into u cos theta is equals to m1 v1 along x direction plus m2 into v2 along x direction। तो इस इक्वेशन से आप जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इनकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। एंड देन पेज नंबर 7, अब आते हैं हम इम्पल्स को समझते, पेज नंबर 7। Now this is page number 7, टॉपिक है यहाँ पे इम्पल्स। इम्पल्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ जे वेक्टर से, ठीक है, आई वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, मैंने जे वेक्टर से डिनोट किया। व्हाट इज इम्पल्स हियर? इम्पल्स का मतलब होता है इट इज द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर very short interval of time, very short interval of time। जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे
बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या करती है, ये ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदलती है। अब इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगा है, इसका मतलब मोशन आपका बहुत ज्यादा नहीं देखेगा बट स्टेट बदल जाएगी कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो कैसा आ जाता है, वहां पे मोशन पे आ जाता है। ठीक है, तो इम्पल्स क्या करता है, इट इज द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट विल change the change the state of object, it will change the state of object practically without change in position, practically without change in position। स्टेट बदलती उसकी, स्टेट मतलब अगर रेस्ट पे है तो मोशन पे जाएगा, मोशन पे है तो रेस्ट पे जाएगा, या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक स्टिक है जिससे आप इस बॉल को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। अभी ये बॉल कैसी है, रेस्ट पे, और जैसे ही आप इसको स्टिक से हिट करोगे तो दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर हिटिंग, और जस्ट आफ्टर हिटिंग के बाद में जो बॉल है आपकी, ये आप बिलियर्ड में होता है सर, दिस इज द कंडीशन जस्ट आफ्टर हिट। तो जस्ट आफ्टर हिट के बाद देखोगे इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, यहाँ पे v आ गई। तो स्टिक और बॉल के बीच में जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, या तो फिर मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज ड्यूरिंग हिट, दिस इज द कंडीशन ड्यूरिंग हिट। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और जस्ट आफ्टर हिट की जो कंडीशन है ये किस तरह से आ जाएगी, यहाँ पे ये बॉल की वेलोसिटी आ जाएगी v, और ये स्टिक है आपकी, दिस इज द स्टिक, ये कंडीशन है जस्ट आफ्टर हिट। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट कितनी देर के लिए होता है, यहाँ पे दिस इज द फोर्स ऑन स्टिक बाय बॉल एंड दिस इज द फोर्स ऑन बॉल बाय स्टिक। तो बेटा ये जो फोर्स है यहाँ पे, इनको आप इम्पल्सिव फोर्स बोलोगे। अब ये इम्पल्सिव फोर्स कौन कौन सा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है इम्पल्सिव फोर्स, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन ये केस डिपेंडेंट है। स्प्रिंग फोर्स और mg कभी भी इंपल्सिव फोर्स नहीं आएंगे, स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे लगता है हमेशा, एंड mg भी कंटिन्यूअसली लगता है ऑब्जेक्ट पे। लेकिन ये जो फोर्स है नॉर्मल, मे बी टेंशन, मे बी फ्रिक्शन, ये कौन से फोर्स हो सकते हैं, इंपल्सिव। जैसे स्टिक और बॉल के बीच में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल है, जिसके कारण बॉल हिट स्टिक से हिट होने के बाद आगे जाएगी, है ना। तो ये इंपल्सिव फोर्स है, ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगते हैं। कितनी देर के लिए लगते हैं, ये dt टाइम इंटरवल के लिए लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फोर्स ऑन स्टिक बाय बॉल इनटू dt, सो इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो बेसिकली इंपल्स फोर्स इनटू टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट है विथ इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए, एंड ये किसके इक्वल होता है, m इंटू v माइनस m इंटू u, दैट इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे स्टिक के मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, यहाँ पे दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्टिक, मोमेंटम ऑफ स्टिक, और जो दूसरा टर्म है यहाँ पे इंटीग्रेशन, दिस इज फोर्स ऑन बॉल बाय स्टिक इनटू dt, इट इज इक्वल्स टू m। मान लो बॉल का मास m है, तो मास इनटू वेलोसिटी माइनस स्मॉल m इनटू u, तो ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। तो बेसिकली इसको आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हो। तो इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, जो कि बहुत इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए लगता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। बस इतना ही है इस पे, है ना। इम्पल्स किसको बोलते हैं, फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट। और फोर्स कितनी देर के लिए लगता है, इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए लगता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जनरली हम फोर्स या इंपल्सिव फोर्स को ऐसा डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बट कोई फोर्स अगर बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए लग रहा है,
जो बॉल की स्टेट को बदल रहा है। जैसे देखो अभी जस्ट बिफोर बॉल कैसी है, रेस्ट पे, और जस्ट आफ्टर हिट बॉल को वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पे बॉल की स्टेट बदली है, पोजीशन लगभग लगभग वही है। हाँ, थोड़ी देर बाद देखोगे तो बॉल लुढ़क कर आगे जाएगी या स्लाइड होके आगे जाएगी, बट स्टेट बदल गई, रेस्ट से अचानक किस पे आ गई, ये मोशन पे आ गई। तो ये किसके कारण होता है ऐसा? इम्पल्सिव फोर्सेस के कारण होता है। ठीक है, तो इसको